आपका पुनः हमारे इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत, वेलकम है। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 14 ठोस तथा अर्धचालक युक्तियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी टॉपिक पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिशकाय की तरह प्रयोग करना। अब यहाँ पर ये दिशकारी होता है कि हम पहले पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिशकाय का प्रयोग करने से पहले हमें ये तो जानना जरूरी है ना भाई कि दिशकारी होता क्या है। तब तो हम आपको ये समझाएंगे कि दिशकारी की तरह कैसे प्रयोग करते हैं। अब पता चला हमको दिशकारी ही नहीं मालूम और सीधा आ गए हम पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिशकाय की तरह, ये तो अधूरा ज्ञान हो जाता है। पहले हमें दिशकारी क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो वास्तव में दिशकारी से तात्पर्य क्या है, किसे हम कहेंगे दिशकारी। और दिशकारी का उपयोग हम लोग दैनिक अपने घरों में करते हैं। तो घरों में प्रयोग करने से पहले तो अपन समझ लें कि दिशकारी होता है क्या है। देखिए, दिशकारी एक ऐसी उपकरण होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा का ये ग्राफी निरूपण है और ये दिष्ट धारा ग्राफी निरूपण है। आप पहले पढ़ चुके होंगे, अच्छी तरह से मालूम होगा, मुझे विश्वास है। हमारे जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रत्यय धारा क्या होता है, दिष्ट धारा क्या होता है अच्छी तरह से समझते होंगे। तो ये प्रत्यय धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो क्रिया है ना, उसको हम कहते हैं दिशकरण, ठीक है। और इसके लिए हम जो उपकरण प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं दिशकारी। बिल्कुल अपने शब्दों में लिखो, बिल्कुल हमको जो नहीं हम किताब में जो लिख दे उसी भाषा को रट लें। अरे भाई, समझ कर अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए हम आ जाते हैं पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिशकाय की तरह प्रयोग करना। देखो, वास्तव में अभी पीएन संधि डायोड तो आप पढ़े होंगे। पीएन संधि डायोड के संकेत आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पी एनोड को प्रदर्शित करता है, जो देख रहे हैं आप लोग, एन जो है कैथोड प्रदर्शित करता है। तो पीएन संधि डायोड को दिशकाय की तरह दो प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, एक अर्धतरंग दिशकाय की तरह और दूसरा पूर्ण तरंग दिशकाय की तरह। हम यहाँ पर आज जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है कि पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिशकाय की तरह कैसे प्रयोग करेंगे। तो उसको प्रयोग करने से पहले हमें तो इसको विद्युत परिपथ तैयार करना पड़ेगा। क्या कि उसमें हम सामग्री क्या जोड़ेंगे, कैसे परिपथ बनाएंगे, तभी तो हमारा वो काम करेगा ना भाई। और हम पता चला कि हम कुछ विद्युत परिपथ नहीं बनाया, सीधा आपको वर्किंग में ले आया, तो ये तो अधूरा ज्ञान। और वही बोलते हैं ना, अर्धगगरी छलकत जाए, तो अधूरा ज्ञान फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको पहले तो इस परिपथ को समझना है कि कैसे जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर जोड़ने के तरीके यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर टी यहाँ पर एक अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन आपको भी बता दूं, आप जब ट्रांसफार्मर का संकेत बनाएंगे ना, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि अपचाई ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, और तार पतले होते हैं। जबकि इसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम और तार मोटे होते हैं। और ये जो दो लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो दो लाइन है, ये वास्तव में क्रोड को प्रदर्शित करता है, पटलित क्रोड को। तो इसमें टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध हम इस डायोड के एनोड पी से कर देते हैं, जबकि दूसरे सिरे बी का संबंध है एक लोड प्रतिरोध आर से होते हुए डायोड के कैथोड एन से कर देते हैं। यहाँ लोड प्रतिरोध आर यही से हमको जो है धारा बाहर निर्गत रूप में प्राप्त होती है, निर्गत धारा इसी प्रतिरोध से प्राप्त होता है। अब क्या है, जिस प्रत्येक धारा को आप दिश धारा में बदलना चाहेंगे या बदलते हैं, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा इस अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के मध्य। बस ये आपको विद्युत परिपथ के बारे में इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, यहाँ पर इसमें टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जिसके द्वितीय कुंडली के सिरे ए का संबंध है डायोड के एनोड पी से होता है, जबकि दूसरे सिरे बी का संबंध है लोड प्रतिरोध आर से होते हुए डायोड कैथोड एन से होता है। जिस प्रत्यावर्ती धारा को हमें दिश धारा में बदलना होता है उसे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के मध्य जोड़ देते हैं। बिल्कुल क्लियर। चलिए, ये तो आप कैसे जोड़ेंगे ये हो जाता है। अब हम आते हैं ये कैसे काम करेगा, ये प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कैसे परिवर्तित करेगा, इस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं क्रियाविधि। तो अब इसी क्रियाविधि क्या है, देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के मध्य जोड़ते हैं तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप
इसके द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है, मतलब उत्पन्न हो जाती है। और जब यह प्रत्यावर्ती धारा धनात्मक विभव पर धनात्मक अचक्र में आती है तो इस स्थिति में या इस समय इस डायोड का पी सिरा ए के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है। ए के सापेक्ष धनात्मक, यानी ये धनात्मक हो तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। बिल्कुल इसे ध्यान रखिए, इसी से आपको कंपेयर करना है ना। जैसे ये प्रतिधारा धनात्मक चक्र में आती है तो डायोड का पी सिरा ए के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे ये जो डायोड है वो अग्र अभिनति जिसको हम अग्रवृत्ति या फॉरवर्ड बायस कहते हैं, अग्रवृत्ति में आ जाता है। हम जानते हैं कि जब डायोड अग्रवृत्ति में होता है तो डायोड में से धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ये धारा इस लोड पे तो आर से सी डी की ओर बाहर निर्गत हो जाती है, जिसे हमें बाह्य पथ में मान्य धारा प्राप्त होती है, यानी बाहर में हमको धारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब यह प्रत्यक्ष धारा ऋणात्मक विभव पर ऋणात्मक अचक्र में आती है तो अब डायोड का पी सिरा ए के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे डायोड अब पश्चमवृत्ति या उत्क्रमणिति या रिवर्स बायस में आ जाता है। और हम जानते हैं कि इस जब डायोड पश्चमवृत्ति में होता है या उत्क्रमणिति में होता है तो इस डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे हमें इस बाह्य परिपथ में एलोड पे तो आगे से कोई धारा प्राप्त नहीं होती, अर्थात बाह्य परिपथ में हमें धारा अप्राप्त होता है, रिक्त होता है, कोई धारा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही ये प्रत्यक्ष धारा पहले की भांति धनात्मक विभव पर आता है तो अब डायोड का पी सिरा पुनः ए के सापेक्ष धनात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे डायोड पहले की भांति अग्रवृत्ति तरह कार्य करता है। और जब डायोड अग्रवृत्ति तरह कार्य करता है तो इस डायोड में से पुनः धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे यह धारा लोड पे तो आर से सी डी को निर्गत हो जाती है, जिससे पुनः हमें बाह्य धारा प्राप्त होती है और यही किस्में लगातार चलती रहती है। चूंकि विद्यार्थियों इसमें जो बाह्य पथ धारा हमें रुक रुक कर आधा तक प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है। और मैं बता रहा था कि दिष्टकारी जो होती है ना, ये वास्तव में हम घर में बहुत सारे जगह इसका उपयोग करते हैं। जैसे एक मोबाइल चार्जर ही आपका दिष्टकारी है, क्योंकि मोबाइल चार्जर जो होता है ना वो प्रत्यय धारा को दिश धारा में बदल करके हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रत्यय धारा होती है और किसी बैटरी से मिलने वाली जो धारा होती है ना वो दिश धारा होती है। तो हम अपने बैटरी के या मोबाइल की जो बैटरी होती है डायरेक्ट दिश प्रथा से आश्रित नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए हमको उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और इसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का ही यूज करते हैं। तो हमारा मोबाइल चार्जर एक प्रकार का दिष्टकारी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इसको प्रत्यय धारा की जो ये सिंबल बनाया से ग्राफ बनाया है, ये वास्तव में इसको इनपुट सिग्नल कहते हैं, निवेशी भाव कहते हैं। और जो आउटपुट में हमें जो धारा मिल रही है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं निर्गत विभव, इसको इंग्लिश बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। बुक में इसको क्या किया है आपके किताब में देखेंगे तो अलग अलग इस प्रकार से ग्राफ बनाया हुआ है। इस तरह से इसमें इस तरह से निवेशी विभव को ऐसे शो किया ग्राफ के द्वारा। फिर इस तरह से आप अलग से ग्राफ भी बना सकते हैं जैसे आपको बुक में दिया है। ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से जो है हम इसको आप रूप में सब बना सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे इसकी जरूरत नहीं है आप लेने की जरूरत, मैं इसी को जो है यहाँ पर समझा दिया है, आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं है। जिस परीक्षा में क्या प्रश्न कैसे आते हैं, सब प्रश्न ऐसे आते हैं कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टिकाय की तरह प्रयोग करने का वर्णन निम्न बिंदु में कीजिए। विद्युत परिपथ, क्रियाविधि और निवेशी और निर्गत विभव का ग्राफ। तो ये निवेशी विभव का ग्राफ है और ये निर्गत विभव ग्राफ, मतलब इनपुट सिग्नल और आउटपुट। अगर ऐसा बना देते हैं अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस पे एक नंबर रहता है, इस पे दो परिपथ में एक नंबर रहता है, क्रियाविधि वगैरह में 2-3 नंबर जो भी रहते हैं। तो विद्यार्थियों मैं सोचता हूँ कि आपकी वीडियो तो अच्छा लगा होगा और पसंद आया भी होगा और समझ भी आया होगा आपको। और मैं एक चीज़ और आपको सलाह देना चाहूँगा, यदि आप कक्षा 12 से की भौतिकी से जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उस पर संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे फिजिक्स गाइडलाइन यूट्यूब चैनल है फिजिक्स गाइडलाइन, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छे से वीडियो प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हमारी एक वेबसाइट भी है physicsguideline.com पर भी आप
सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ हम पुनः आपके सामने आएंगे एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।